हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे चैनल पे ये तीसरा वीडियो है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है जो प्रियम्बल से रिलेटेड था। और ये तीसरा क्लास है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि जो संविधान की प्रमुख समितियां थी, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान सभा द्वारा जो बहुत सारे काम थे, उन कार्यों को करने के लिए और उनको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। उनमें से प्रमुख समितियाँ जो कि इस प्रकार हैं। आप देखेंगे कि जैसे प्रारूप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। ये कई बार कन्फ्यूज़ वाला हो जाता है जब क्वेश्चन देता है एग्ज़ामिनेशन में। तो उसमें ये होता है कि प्रारूप समिति में कई बार ये होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू साहब का भी उसमें रहता है ऑप्शन में, तो वो मिस्टेक हो जाता है। तो इसको ध्यान देने योग्य है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। फिर इसमें देखेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव समिति का जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू साहब थे। इसी तरीके से जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो भी पंडित नेहरू साहब थे। और जो नियम समिति थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो इसी तरीके से प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक और फंडामेंटल राइट्स के मामलों की समिति के जो अध्यक्ष थे, वो सरदार पटेल साहब थे। इसी तरीके से देखा जाए कि जो उन समितियों में जो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी साहब थे और संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष बीएन राव साहब थे। और ये जो समितियाँ गठित की गई थी, उसमें टोटल 6 मेंबर थे और 1 अध्यक्ष थे। और इसी तरीके से अगर देखा जाए कि इसका स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, कहाँ-कहाँ से ये एडॉप्ट किया गया है, किस देश से, तो उसके बारे में अगर देखेंगे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग 70% इसका एडॉप्ट किया गया था भारत शासन अधिनियम के 1935 से लिया गया था। और इनमें से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन से जो लिया गया था, हमारे संविधान में जो सोर्स है, वो संसदीय शासन प्रणाली का है, विधि निर्माण की प्रक्रिया की है, विधि के समक्ष समानता जो है, आर्टिकल ये 14 है, इसमें दिया हुआ है संविधान में। इसको यानी कि कोई भी लॉ होगा, तो इसके जो समक्ष में होंगे कोई भी होगा, उसको सारे के सारे लोग चाहे वो ऊँच हो, नीच हो, किसी भी जाति, कास्ट, रंग, नस्ल भेद देखे बिना आर्टिकल 14 में यही है कि विधि के समक्ष समानता होगी, यानी कि किसी के साथ ऊँच-नीच का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और इसमें जो लिया गया था ब्रिटिश से सिंगल सिटीज़नशिप का था। और उसके बाद ये विधानमंडल की प्रक्रिया जो होगी, ये भी ब्रिटिश से ही लिया गया था। और जो राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है, यानी कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होंगे, वो प्रेसिडेंट होंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि बहुत सारे सोर्स हमारे जो लिए गए थे, यूएसए से लिए गए थे। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स का लिया गया था, फिर जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्विलोकन का, जुडिशरी फ्री एंड फेयर हो, ये कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया था। और प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट का होता है महाभियोग का, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। फिर हम देखेंगे दूसरा स्रोत जो है, सोर्सेज़ हमारा आयरलैंड से क्या लिया गया था, इसमें डीपीएसपी लिया गया था, जो कि उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होगा कि प्रेसिडेंट की चुनाव कैसी होगी, वो चीज़ें भी हमें आयरलैंड से हमारे संविधान में लिया गया है। उसी तरीके से राज्य के मनोनीत पद भी हैं, जिनमें जो विधानमंडल में इसको एडॉप्ट किया गया है, ये मनोनीत सदस्य के रूप में। फिर उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो कनाडा से 2 चीज़ें ली गई हैं, जिनमें से संघीय ढाँचा जो है,
सारे यूनियन जो स्टेट का क्या मैटर है, जैसे कि अमेरिका और इंडिया का जो संघीय ढाँचा है वो दोनों डिफरेंट है। वहाँ का जो संघीय ढाँचा है वो फेडरल कहलाता है और अपने यहाँ का जो इंडिया का है वो यूनियन कहलाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि फेडरल में ये है कि वो किसी तरह के बंधन से बंधे नहीं होते हैं, वो मुक्त होते हैं। जबकि इंडिया का सिस्टम ये है कि अगर आप स्टेट संघीय ढाँचा में आ गया, तो वो अपने मन से या किसी तरीके से रेफरेंडम के थ्रू वो बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसी के जस्ट अपोज़िट में अगर यूएसए का देखा जाए, तो उसमें ये सिस्टम है कि आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जैसे कैलिफ़ोर्निया कोई स्टेट है या न्यूयॉर्क है, मिशिगन है, ये चाहें तो अपने मर्ज़ी से बाहर भी जा सकते हैं और यूएसए का पार्ट भी बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जो स्टेट एक बार आ गया, वो बाहर नहीं जा सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो कंकरेंट लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची है, इसको लिया गया है जो स्टेट और समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि कानून जो स्टेट भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। और जर्मनी से हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है, जिसमें एक नेशनल लेवल पे है, जो आर्टिकल 352 है। एक है स्टेट लेवल पे जो आर्टिकल 356 है। एक है फाइनेंशियल यानी 360। ये दोनों तो अब तक हो चुका है, कई बार लग चुका है और ये अब तक नहीं लगा है। इसी तरीके से अगर फ्रांस का देखा जाए तो वहाँ से डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रोविज़न लिया गया है। और फिर देखते हैं अगर साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न जो है, संविधान में जो भी संशोधन होता है उसका प्रोविज़न लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इसी तरीके से यूएसएसआर से देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लिया गया है, जो कि आर्टिकल 351 ए में है। इसी तरीके से अगर जापान से देखा जाए तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी हमने अब तक का जो भी डिस्कस किया है, यानी कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ रही हैं, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं और स्रोत रहे हैं, कहाँ-कहाँ से सोर्सेज़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग जो भी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, जिनमें से ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इन सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और सेकंड है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसी तरीके से देखा जाए तो प्रारूप समिति का गठन और इसमें कितने सदस्य थे? टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसी तरीके से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से लिया गया है। फिर जो हमारे वहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है और जो राज्यों की जो संघ की व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट जो हमारे संविधान का प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है, इस कंट्री का नाम आपको बताना है। इसी तरीके से डीपीएसपी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, इसको आपको बताना है। और 10वां हमारे वहाँ है, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, मंत्रिमंडलीय सरकार का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लिया गया है। फिर केंद्र राज्य संबंध, फिर फंडामेंटल राइट्स, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको इस पे पिन करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर कुछ छूटा होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पिछले वीडियो की तरह इसको भी पसंद किए होंगे, और भी कुछ अगर इसमें ऐड ऑन करना हो तो उसके लिए कमेंट खुला हुआ है आपके लिए, आप उसको बताएँ कि किस तरीके से और वीडियो बनाया जाए।